नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल सूर्या जीएस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग देखने वाले हैं बिहार डीएलएड परीक्षा 2026 के लिए, जिसका एग्जाम 12 जून से 22 जून के बीच है। ये क्लास उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और ये पिछले जैसे 8 जून से 8 जून के 11 जून तक में जितना एग्जाम हुआ है, उसी के पैटर्न पर ये क्लास लाया गया है। तो ये क्लास मिस मत कीजिएगा। जिसका एग्जाम 12 जून से 22 जून के बीच है, तो ये क्लास मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको इस क्लास से 5 से 10 प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में। तो ये क्लास मिस मत कीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कई बार एग्जाम में आ गया है। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता? बेहद इंपॉर्टेंट, स्टार मारिए, इस प्रश्न को स्टार मारिए। जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 मई को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। और यहाँ से प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय जन्म मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। ये एकदम प्रश्न में छपने वाला है, याद रखिएगा। योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये कुल प्रश्न में छपने वाला है। दिवस से आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर रहेगा, तो ये दिवस आप सभी लोग रट के जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियां किस देश की देन है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मतलब आपातकाल की शक्तियां कहां से लिया गया है, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। संविधान में आपातकाल की शक्तियां कहां से लिया गया है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी के संविधान से लिया गया। याद रखिएगा, जर्मनी के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। और यहां से प्रश्न बनता है, कनाडा से क्या लिया गया है? तो संघ एवं संघराज क्षेत्र लिया गया है कनाडा से, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया से संभारती सूची लिया गया है। अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है। ये प्रश्न आप सभी लोग याद रखिए। कनाडा से संघराज क्षेत्र लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से संभारती सूची लिया गया है, अमेरिका से क्या लिया गया है? तो मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति की शक्ति, उपराष्ट्रपति की शक्ति, ये कुल प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। तो ये कुल प्रश्न में छपने वाला है, तो आप सभी लोग रट के जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सी धातु विद्युत का कुचालक है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। कौन सी धातु विद्युत का कुचालक है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा लैंड, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये विद्युत का कुचालक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुआ था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुआ था? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कुल एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एशियाई खेल पहली बार कहां आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में किया गया था। कहां किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि वन जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। वन जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कुल प्रश्न एग्जाम में छपने वाला है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगता है? तो याद रखिएगा, श्रीलंका के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगता है। पाकिस्तान के साथ लगता है, बांग्लादेश के साथ लगता है, भूटान के साथ लगता है। ये कुल प्रश्न छपने वाला है। और यहाँ से प्रश्न बनता है कि पाकिस्तान से साथ कितना लगता है? 23 किलोमीटर लगता है। बांग्लादेश से 40-96 किलोमीटर लगता है, याद रखिएगा। भूटान के साथ 699 किलोमीटर लगता है। ये प्रश्न आप शुरू रट के जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों का संगम पर स्थित है? तो याद रखिएगा, भागीरथी एवं भिलांगना नदी पर है। टिहरी बांध किस नदी पर है? तो भागीरथी एवं भिलांगना नदी पर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न बन सकता है कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा? तो टिहरी बांध है। सबसे ऊंचा बांध पूछेगा तो टिहरी बांध लगाइएगा। टिहरी बांध कहाँ? तो उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है।
टिहरी बांध कहाँ है? तो उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है। और प्रश्न बन सकता है कि सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किन प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता? तो याद रखिएगा केरल में, याद रखिएगा केरल में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लौटता हुआ मानसून से कहां वर्षा होता है? तो तमिलनाडु में होता है। यह भी प्रश्न याद रखिएगा। लौटता हुआ मानसून से वर्षा कहां होता है? तो तमिलनाडु में होता है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मूल रसायन को उसको माना जाता है, तो याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल को माना जाता है। याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल को माना जाता है, अम्लों का राजा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है प्रकाश की विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था? प्रकाश का विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप का खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा मैक्सवेल ने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने किया था? मैक्सवेल ने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो याद रखिएगा उपयुक्त सभी। कोशिका भित्ति भी पाया जाता है, लवक भी पाया जाता है, रिक्तिका भी पाया जाता है। ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्टार मारिए इस प्रश्न को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो याद रखिएगा 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि चारु चंद्र का चंचल किरने में कौन सा अलंकार है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चारु चंद्र की चंचल किरने में कौन सा अलंकार है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है यूनेस्को के द्वारा मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? यूनेस्को के द्वारा मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा 1971 में शुरू किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्टार मारिए। कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो याद रखिएगा काइटिन एवं हेमीसेलुलोज की बनी होती है। काइटिन एवं हेमीसेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महलवाड़ी प्रथा किस तिथि को लागू किया गया था? तो याद रखिएगा 1822 में लागू किया गया था। महलवाड़ी प्रथा 1822 में लागू किया गया था। महलवाड़ी प्रथा पर कितना परसेंट कर लगा था? तो 30% महलवाड़ी पर लगा था, याद रखिएगा 30%। और एक होता है अस्थाई बंदोबस्त पर 19% लगा था, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा छोटी आंत से सबसे ज्यादा पोषक तत्व अवशोषित किया जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र दार्शनिक निर्देशक के रूप में कार्य करता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्टार मारिए। एक प्रश्न छापने वाला है एग्जाम में, आप सी लोग याद रखिएगा। प्रश्न कहता है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है? तो याद रखिएगा लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति इसका कार्य नियंत्रक महालेखा परीक्षक कार्य करता है। लोक लेखा समिति में पूछेगा कि सदस्यों की संख्या कितना होता है? लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितना होता है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा 22 सदस्य होता है। कितना होता है? 22 सदस्य होता है। 15 होता है कितना? 15 होता है
15 होता है लोकसभा से और 7 होता है राज्यसभा से। 15 होता है लोकसभा से, 7 होता है राज्यसभा से, याद रखिएगा। और लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 1 वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 1 वर्ष का होता है। एक होता है प्राक्कलन समिति। लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है, याद रखिएगा। लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है, यह भी प्रश्न बन सकता है। और प्रश्न बन सकता है कि प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितना होता है? तो याद रखिएगा 30 सदस्य होता है, याद रखिएगा। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होता है। और प्रश्न पूछेगा कि प्राक्कलन समिति में जो 30 सदस्य होते हैं वो कहां से रहते हैं? तो लोकसभा से रहते हैं, याद रखिएगा। 30 लोकसभा का सदस्य रहते हैं, याद रखिएगा। और प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो प्राक्कलन समिति पूछेगा या लोक लेखा समिति पूछेगा, कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। तो चलिए आप सभी लोग समझ चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है किसी अवरोध के कार कोर प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि वो कौन सी दो धातुएं जो सिल्वर रंग की नहीं होती है? वो कौन सी दो धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा तांबा और सोना। ये सिल्वर रंग की नहीं होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ कब हुआ? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ कब हुआ है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा 2013 में हुआ। कब हुआ है? 2013 में हुआ। आईपीएल कब से शुरू हुआ है? आईपीएल कब से प्रारंभ हुआ? तो याद रखिएगा 2008 से शुरू हुआ है। आईपीएल शुरू 2008 से हुआ। पहली बार आईपीएल का विजेता कौन हुआ था? तो आरआर हुआ था, राजस्थान हुआ था। पहली बार विजेता राजस्थान हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद का सृजन किया गया था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद का सृजन किया गया? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा। याद रखिएगा संविधान के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सृजन किया गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा 148 में। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 148 में है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या? धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखेगा N2CO3, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2 होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि परमाणु बम का विकास किसने किया था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो याद रखिएगा जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है कि भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्टार मारिए एक और प्रश्न पर। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। कौन सा है? उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सभी कवक सदैव होते हैं। सभी कवक सदैव होते हैं, मृतजीवी होते हैं। याद रखिएगा सभी कवक मृतजीवी होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्टार मारिए। सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ है? तो याद रखिएगा पटना में। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ है? तो पटना में है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कीड़ों का अध्ययन को क्या कहते हैं? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा एंटोमोलॉजी कहते हैं। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंटोमोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? सत्येंद्र नाथ टैगोर था। सत्येंद्र नाथ टैगोर कौन था? तो याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर का भाई था, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। तो सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। 30 में आप सभी लोग कितना सही किए हैं? 30 में आप सभी लोग कितना सही किए हैं? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।